जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत के बारे में। और मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। पहले गुलाम वंश के द्वारा शासन किया गया था, फिर खिली वंश के द्वारा, फिर तुगलक वंश के द्वारा, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश के द्वारा शासन किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों वंश को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश में जो आज का चैप्टर हम लोग का होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक इस वंश का अंतिम हम लोग का चैप्टर आज होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था और इसके पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु यानी इसके पिता की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। और जब 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1325 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद दोस्तों ये बहुत सारे काम किया, लेकिन जब भी कोई काम किया एक बात ध्यान देंगे, हर काम में इसे असफलता मिली, सफलता नहीं मिली। और एक बात और ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी हर काम में इसको असफलता मिली। और उसके पीछे कारण था उसकी गलत नीति। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा काम इसने किया था 5 काम, जिसमें सबसे पहले आता है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि को 50% कर देना। अगला काम आता है राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवगिरी बनाना। अगला काम किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। फिर अगला काम था कराची अभियान। फिर अगला काम था दोस्तों खुरासन अभियान। और इस पांचों काम में मोहम्मद बिन तुगलक को असफलता मिली थी, किसी भी काम में सफलता नहीं मिली थी, जिसके कारण इसे मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। कितनी बड़ी बात लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद। और एक बात और ध्यान देंगे, कृषि कार्य के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इसी के शासनकाल में सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुए थे, ये भी ध्यान देंगे, जिसमें हरिहर बुक्का के द्वारा, ये दोनों भाई हुआ करते थे हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का के द्वारा आंतरिक विद्रोह किया गया, यानी विद्रोह किया गया और विजयनगर की स्थापना की गई। उसके बाद हसन गंगू के द्वारा विद्रोह किया गया और हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज की स्थापना की गई। और दोस्तों इसी के टाइम में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के दरबार में आया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता से इतना इम्प्रेस हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि अपने यहाँ उसने उसको काजी के पद पर रख दिया। और मैंने आपको बताया था कि काजी का पद न्यायपालिका में सबसे बड़ा पद हुआ करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। और अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक गया था। और दोस्तों बहराइच में सलार गाजी के मकबरे पर भी यह पहला सुल्तान था जो कि गया था, यानी कि अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर और बहराइच में सलार गाजी के मकबरे पर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कि जो गया था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रकार से कार्य किया और इसके कार्य में क्या सफलता मिली, क्या नहीं मिली। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के ऊपर प्रकाश डाला जो कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आज का चैप्टर
फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया था और मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई हुआ करता था और यह 45 वर्ष की आयु में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा। तो ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन कर रहा है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और दोस्तों 45 वर्ष की आयु में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। और एक बात और ध्यान देंगे कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहले ठट्टा वाले इलाके में 1351 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद दिल्ली वाले इलाके में 1351 ईस्वी में ही इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रकार 2 बार इसका राज्याभिषेक हो रहा था। तो फिर से ध्यान देंगे आप लोग, जब ठट्टा वाले में इसका राज्याभिषेक हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक मर गया तो तत्काल इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली वाले इलाके में जब 1351 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय बहुत विधिवत रूप से इसका राज्याभिषेक किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का उस सुल्तान का नाम बताइए जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उत्तर देंगे फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शरीयत के हिसाब से शासन चलाया जाता था। तो ध्यान देंगे, ये धर्म में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए इसके द्वारा शरीयत के हिसाब से शासन चलाया जाता था। और शरीयत के हिसाब से जब शासन चला रहा है तो शरीयत के हिसाब से ये कर भी लगाएगा। तो दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा कि 24 कर को समाप्त करके केवल 4 कर को ही लागू किया था। पहले 24 कर हुआ करते थे, उसको समाप्त कर दिया और केवल 4 कर रखा। और वो 4 कर कैसा था? जो शरीयत के हिसाब से हुआ करता था। मैंने अभी बताया कि ये धर्म में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए शरीयत के हिसाब से शासन चला रहा है और शरीयत के हिसाब से ये कर लगा रहा। तो पहला कर है जजिया कर, दूसरा कर है जकात, तीसरा है खम्स और चौथा है खराज। तो आइए देखते हैं कि जजिया, जकात, खम्स और खराज ये किस प्रकार के कर हुआ करते थे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्राह्मणों पर पहली बार कर लगाने वाला यही सुल्तान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, आइए जरा उस पर प्रकाश डालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जजिया कर का प्रारंभ गैर मुस्लिम कर हुआ करता था और पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था और इसने बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन वहीं पर मैंने आपको बताया था, देखिएगा मैं यहाँ लिखा हूँ, आप लोग को याद होगा, जब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने बताया था, पढ़ाया था, उसी समय बता दिया था मैंने आप लोगों को ये बातें कि फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था, पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखेंगे जकात कर क्या था। तो जकात अमीर मुसलमानों पर लगाया गया कर था और आज भी ध्यान देंगे दोस्तों, अमीर मुसलमान जो होते हैं अपने जब उनका त्योहार आता है तो दान देते हैं, यानी उसको कर ही समझ सकते हैं। गरीबों में दान देते हैं, बांटते हैं, खाना बांटते हैं या पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं। यानी कि जो अमीर मुसलमान होते हैं अभी भी जिनके पैसा है वो भी इस समय भी देते हैं, क्या? जकात के रूप में दान दक्षिणा देते रहते हैं। और दोस्तों अगला कर है खम्स। और खम्स कर क्या होता था? ये लूट का होता था कर। ध्यान दीजिएगा, क्या होता था कि जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिक वो क्या करते थे? कुछ जगह को लूट लेते थे और वहां पर जो लूट का माल मिलता था उसमें से 25%, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं आपको, मान लीजिए 25% माल ला करके राजा को दे दिए। तो जो 25% पैसा हुआ चाहे माल हुआ लाकर राजा को दे दिए, उसी को खम्स कहा जाता था। कहने मतलब यह है कि राजा नहीं गया, एक सेना की टुकड़ी गई और लूटी, माल को लूटा या पैसा लूटा और उसमें से राजा को 25% दे दिया, तो 25% जो कर हो गया वो खम्स हो गया। और दोस्तों उसके बाद कर आता है खराज। ये गैर मुस्लिम भू राजस्व कर हुआ करता था। तो ध्यान दीजिएगा, जजिया कर मैंने पहले आपको बता चुका हूं क्या हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों पर पहला जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति था, यानी सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। जकात कर लगा रहा है, खम्स लगा रहा है और खराज कर लगा रहा है।
और मैंने आपको अभी बता दिया कि जजिया कर क्या होता है। और फिर एक बार आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने, फिर औरंगजेब आया, जजिया कर लगा दिया था। लेकिन मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। मैं पहले आपको जो पढ़ा चुका हूं, इसको आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो इसके बाद दोस्तों आइए जरा आप मुद्रा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुद्रा में क्या क्या किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार के मुद्राओं का प्रचलन में लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार के मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। पहला था संसगनी, दूसरा था अध और तीसरा था विक। तो दोस्तों संसगनी मुद्रा हुआ करती थी, ये चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, ये चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। और अध यह तांबे की मुद्रा होती थी। और दोस्तों बिख भी तांबे की मुद्रा हुआ करती थी। और दोस्तों ये जो चांदी की मुद्रा हुआ करती थी संसगनी, यह टंका के मूल्य की 1/6 हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, जब खिलजी वंश के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि उस समय 2 प्रकार की मुद्रा खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। एक था टंका, जो कि चांदी की बनी होती थी, और दूसरा था जीतल, जो तांबे की बनी हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि ये संस्गनी जो मुद्रा है, यह टंका के मूल्य की 1/6 हुआ करती थी। ध्यान देंगे, टंका के मूल्य की 1/6 हुआ करती थी। और जो तांबे की मुद्रा हुआ करती थी दोस्तों, ये जीतल के मूल्य की 1/2 हुआ करती थी। जीतल के मूल्य की 1/2 हुआ करती थी। और ये जो तांबे की मुद्रा थी, ये भी तांबे की मुद्रा थी। दोस्तों ये जी बिक हुआ करती, ये जीतल के मूल्य की 1/4 हुआ करती थी। आप ध्यान देंगे इस पे, संस्गनी यह चांदी की मुद्रा थी और यह टंका के मूल्य की 1/6 हुआ करती थी। अध यह तांबे की मुद्रा थी और दोस्तों यह जीतल के मूल्य की 1/2 हुआ करती थी। तीसरा विक है, यह भी तांबे की मुद्रा थी और दोस्तों ये जीतल के मूल्य की 1/4 हुआ करती थी। और दोस्तों ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया था। ध्यान दीजिएगा, 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया जा रहा है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या किया, सिंचाई कर लगाया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब नहर बनवा रहा है तो पैसा लगेगा, और जब पैसा लगेगा तो कर लगाएगा, तभी तो पैसा वापस होगा। तो सिंचाई कर लगाया और उसको कहते थे हक ए सर्व, यानी हक ए सर्व नाम का एक विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक, जो कि सिंचाई कर हुआ करता था। और दोस्तों उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर लिया करता था फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान देंगे, सिंचाई कर हक ए सर्व नामक एक विभाग बनाया और उपज का 1/10 भाग लिया करता था लोगों से। और दोस्तों किसानों के ऋण को माफ भी किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये बड़ी बात है, आज भी ध्यान दीजिएगा, सरकारों के द्वारा क्या होता है, किसानों के ऋण माफ किया जाता है। तो अभी किसानों का ऋण माफ सरकार भी करती है, लेकिन कितने 100 साल पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह काम कर दिया गया था। और आगे देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे विभाग बनाए गए, और इसको विभागों का कह सकते हैं कि समय कह सकते हैं, और इसको विभागों का समय कह सकते हैं। दोस्तों तो देखिएगा कौन कौन से विभाग फिरोज शाह तुगलक बना रहा है। तो पहला देखेंगे दीवान ए खैरात, ये एक विभाग था। और मुस्लिम विधवा एवं स्त्री की सहायता के लिए ये विभाग बनाया गया था। और इसके पहले मैं चैप्टर में आप लोगों को इसका एक विधिवत रूप से चार्ट बना करके मैं समझाया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि उस चार्ट को पूरा पढ़ लेंगे, उसमें सारे विभागों का नाम है, किसने लागू किया, कब लागू किया, क्यों किया, सारा मैंने उसमें लिख दिया है। तो दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया और मुस्लिम विधवा एवं स्त्री की सहायता के लिए बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दीवान ए बंदगान, ये दासों के लिए विभाग बनाया गया था। चूंकि दासों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि फिरोज शाह तुगलक को एक विभाग बनाना पड़ा, और उसका नाम है दीवान ए बंदगान। तो दासों के लिए दीवान ए बंदगान बनाया गया। और दोस्तों इस समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों दास को वेतन भी दिया जाता था। देखिए इतने दास हो गए थे, वेतन भी दिया जाता था। और वेतन होता था वो 10 से 100 टंका वार्षिक। ध्यान देंगे, वार्षिक बात मैं कह रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ।
दासों को वेतन 10 से 100 टंक का वार्षिक दिया जाता था। उसके बाद दार उल सफ़ा नामक एक विभाग बनाया गया था जो निःशुल्क हॉस्पिटल चलाता था, और आज भी राज्यों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल चलाया जाता है। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों दारुल सफ़ा नामक एक विभाग बनाया गया जो निःशुल्क हॉस्पिटल चलाता था। उसके बाद दीवान ए इस्तिहाक, ध्यान देंगे, दीवान ए इस्तिहाक नामक एक विभाग बनाया गया जो वृद्धा पेंशन का व्यवस्था करता था दोस्तों, और वृद्धा पेंशन दिया करता था। और फिर मैं कहूँगा आज भी सरकारें, अपने वहाँ की भारत की सरकारें वृद्धा पेंशन देती हैं, और ये कितने 100 साल पहले फिरोज शाह तुगलक वृद्धा पेंशन का व्यवस्था किया गया था। और वृद्धा पेंशन के लिए जो व्यवस्था किया गया था जिस विभाग का, उस विभाग का नाम था दीवान ए इस्तिहाक। और दोस्तों लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग भी बनाया था। और दोस्तों लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग भी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज के समय में भी सरकारें लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग बना करके काम करती हैं। तो देखेंगे तो दोस्तों ये समय जो फिरोज शाह तुगलक का था, ये विभागों का टाइम था, इतना बड़ा ये काम किया था, बहुत सारे काम किया था। फिर आगे देखेंगे अमीर और सैनिक पदों को वंशानुगत कर दिया था। ध्यान दीजिए, जो अमीर होते थे, अमीर का मतलब क्या होता था, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी। अमीर का मतलब पैसा से नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार बताता हूं। अमीर के लिए और सैनिक पदों के लिए क्या किया, उनके पद को वंशानुगत कर दिया था। पहले ऐसा नहीं था, पहले सैनिक अस्थायी हुआ करते थे, उनको नगद वेतन दिया जाता था, और हुलिया और दाग प्रथा उस समय चलती थी। लेकिन इस समय इसने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, यानी कि अगर पिताजी अगर सैनिक है तो बेटा सैनिक होगा, उसके बाद उसका भी बेटा सैनिक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सैनिक को और अमीर को वंशानुगत कर दिया। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा 300 नए नगर बनाया गया। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद दोस्तों मुख्य नगर हुआ करता था। और इस पर भी ध्यान देंगे, जौनपुर जो नगर बनाया था दोस्तों, ये अपने भाई जौना खान के स्मृति में बनाया था। अपने भाई जौना खान के स्मृति में जौनपुर नगर को बसाया था। तो 300 नगर बसा रहा है, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद मुख्य होता है। और दोस्तों दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखेंगे 1200 बगीचों का निर्माण इसी के द्वारा करवाया जा रहा है। हज यात्रा राज्य के खर्चे पर प्रारंभ किया गया, ये भी बहुत मस्ट है। देखेंगे जो हज यात्री थे, हज यात्रा करने जाते थे, तो वो अपने पास से पैसा नहीं लगाते थे, राज्य के द्वारा उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता था, और वो लोग हज यात्रा करके आते थे। पर्दा प्रथा और स्त्रियों को मजार पर जाने पर रोक, पर्दा प्रथा और स्त्रियों को मजार पर जाने पर रोक लगा दिया। और दोस्तों ध्यान देंगे हेनरी एलियट ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है, बहुत बड़ी बात है ये। हेनरी एलियट ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा। और यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, तो उत्तर देंगे फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद दोस्तों अस्थाई सेना एवं दाग प्रथा का त्याग कर दिया। पहले मैं आपको बताया था कि अस्थाई सेना हुआ करती थी और दाग प्रथा हुआ करता था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अस्थाई सेना का त्याग कर दिया गया एवं दाग प्रथा का त्याग कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं उत्तराधिकारी के बारे में। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का 2 पुत्र हुआ करता था, पहला फतेह खां, दूसरा मोहम्मद खां। दोनों उत्तराधिकारी नहीं बन पाते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखेंगे फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह के समय में ही हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ जो मर गया तो उत्तराधिकारी कैसे बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरा देखेंगे मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। एक की मृत्यु पहले हो जा रही है, फतेह खां की, बचता है मोहम्मद खां। और मोहम्मद खां को दोस्तों जो दास हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा इसको राजधानी से भगा दिया गया। तो उत्तराधिकारी कोई नहीं बन पाया। उत्तराधिकारी कौन बन रहा है, फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा सुल्तान नहीं आया जो दिल्ली सल्तनत को
संभाल सके। और 1398 ईस्वी में दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण इसके ऊपर होता है और नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ध्यान दीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक होता है और खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की दोस्तों स्थापना की जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का पतन यहीं से स्टार्ट होता है जब 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हो रहा है और नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 ईस्वी में अंतिम शासक बनता है और खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना हो जाती है और दोस्तों यहीं पर तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। और आइए दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा फिरोज शाह तुगलक के बारे में और अब हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या लगता था। तो दोस्तों आपको पता है कि ये चचेरा भाई लगता था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई लगता था। तो प्रश्न आएगा फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या लगता था, उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक कितने वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। तो लिखेंगे 45 वर्ष की आयु में। फिरोज शाह तुगलक कितने वर्ष की आयु में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था, तो उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की आयु में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले थट्टा में 1351 ईस्वी में और दोस्तों 1351 ईस्वी में ही दिल्ली में इसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जो शरीयत के हिसाब से शासन चलाता था, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न आएगा तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जो शरीयत के हिसाब से शासन चलाता था, उत्तर लिखेंगे तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक था जो शरीयत के हिसाब से शासक चलाता था। और ध्यान देंगे यह धर्म में बहुत विश्वास रखता था, इसके चलते ये शरीयत के हिसाब से शासन चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने प्रकार के कर लगाए गए थे, तो आपको पता है कि चूंकि फिरोज शाह तुगलक दोस्तों धर्म में बहुत विश्वास रखता था और इसके चलते ये शरीयत के हिसाब से शासन कर रहा था और शरीयत के हिसाब से इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे। पहले 24 प्रकार के कर हुआ करते थे लेकिन वो शरीयत के हिसाब से नहीं थे, इसलिए इसने जो 4 प्रकार के कर लगाए थे इस शरीयत के हिसाब से कर लगाए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो जजिया कर था ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और ये गैर मुस्लिम कर था। और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 5 लोगों के ऊपर कर नहीं लगाया था, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों पर। लेकिन आगे चल करके जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, जैसे अभी मैं फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले शासक था फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। तो दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के यही बनता है कि वह कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था, आप उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, औरंगजेब पुनः कर लगा दिया था और मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं लास्ट में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसको आप लोग रिविजिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन जकात कर किस पर लगाया जाता था, तो लिखेंगे अमीर मुसलमानों पर जकात कर लगाया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना खम्स कर किस पर लगाया जाता था, लिखेंगे लूट के माल पे खम्स कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन खराज कर किस पर लगाया जाता था, लिखेंगे खराज कर गैर मुस्लिम भू राजस्व होता था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने बड़े नहरों का निर्माण कराया गया था, लिखेंगे 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो लिखेंगे हक ए सर्व। और सिंचाई कर क्यों बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो दोस्तों जब इसके द्वारा 5 बड़े नहरों का निर्माण करा दिया गया तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब नहरों का निर्माण कराया गया तो उसमें पैसा लगा होगा और पैसा वापस कैसे आएगा, कहां से आएगा,
इसके चलते इसने सिंचाई कर पर कर लगा दिया, यानी कि नहर का निर्माण हुआ और नहर से दोस्तों किसानों की सिंचाई हो रही है और जब सिंचाई हो रही है तो उसी सिंचाई पर इसने हक ए सर्व नामक एक विभाग बना दिया जो कि एक कर विभाग हुआ करता था। तो प्रश्न आएगा सिंचाई कर को क्या कहते थे, लिखेंगे हक ए सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई कर उपज का कितना भाग लगता था? तो दोस्तों उपज का 1/10 भाग लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए खैरात विभाग किसके सहायता के लिए बनाया गया था? तो लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए खैरात विभाग मुस्लिम विधवा एवं स्त्रियों की सहायता के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए बंदगान विभाग किसके लिए बनाया गया था? तो लिखेंगे दासों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के वहां कितने दास हुआ करते थे? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के वहां लगभग 1,80,000 दास हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासों को कितना वेतन दिया जाता था? उत्तर लिखेंगे दासों को 10 से 100 टन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। इस पर जरूर ध्यान देंगे, ये दोस्तों मंथली वेतन नहीं होता था, वार्षिक वेतन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल सफा क्या था? लिखेंगे निःशुल्क हॉस्पिटल। दार उल सफा एक विभाग हुआ करता था जिसके माध्यम से दोस्तों निःशुल्क हॉस्पिटल चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए इस्तिहाक क्या होता था? तो दोस्तों ये वृद्धा पेंशन के लिए विभाग बनाया गया था, दीवान ए इस्तिहाक। तो दोस्तों दीवान ए इस्तिहाक जो विभाग होता था इसके माध्यम से वृद्धा पेंशन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो कि अमीर एवं सैनिक पदों को वंशानुगत कर दिया। तो दोस्तों ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत काल के उस शासन का नाम बताइए, शासक का जो लगभग 300 नगर बनवाया था। उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहपुर दोस्तों मुख्य नगर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1200 बगीचों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करना प्रारंभ कर दिया। लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने पर्दा प्रथा और स्त्रियों के मजार पर जाने पर रोक लगा दिया। तो दोस्तों इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हेनरी एलियट के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया था? लिखेंगे सल्तनत काल का अकबर कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक काल के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अस्थायी सेना एवं दाग प्रथा का त्याग कर दिया। लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? लिखेंगे 1388 ईस्वी में। और दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? लिखेंगे 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद। और दोस्तों किसके द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया? लिखेंगे खिजर खां के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे और जितने लोग चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं या नया चैप्टर या पुराना चैप्टर, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको पढ़ लेंगे। और दोस्तों यहीं पर मेरे द्वारा आज का चैप्टर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।